हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट करना है। आज लेक्चर नंबर 1 है। अभी तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। ये जो चैप्टर है ये इलेवेंथ एनसीईआरटी का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है। हमारे लिए ये चैप्टर नंबर 2 है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में हम रेगुलरली उन टर्म्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजेनियस क्या है, हेट्रोजेनियस क्या है, हाइग्रोस्कोपी क्या है, डेलिक्वेसेंस क्या है। तो ये सारी टर्म्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, कौन से यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी मेजरमेंट्स में क्या अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं। तो ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी मच सिमिलर to the topic that you have studied in physics, units and dimensions। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो इसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इसके भी हम रूल्स देखेंगे और फिर एग्जांपल्स वगैरह से इसको स्टडी करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद फिर आएगा हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें कि वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, हम दोबारा से डिटेल्ड वे में इनको देखेंगे। और फिर आपका जो मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने आपको पहले बताया था कि केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री थी वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ डील करती है, और पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री हमारी 11th-12th की इस चैप्टर पे बेस्ड है, मोल कॉन्सेप्ट पे। इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह कोई हाई-फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं समझाऊंगा, 100% ऑफ द स्टूडेंट्स को 100% ऑफ द कंसेप्ट समझ में आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। देखो, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के बनते हैं, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड वे नहीं रहता क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हमेशा कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे जैसे मैं क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा वैसे वैसे आपने वो क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करने हैं और सॉल्यूशंस नहीं देखने। ये हैबिट बना लोगे तो ये चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा और फिजिकल केमिस्ट्री ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है? मैटर तो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस and has mass, तो दैट इज मैटर। अब मैटर की डिफरेंट स्टेट्स पॉसिबल रहती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड्स के, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहती हैं। और गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो जिसके कारण फोर्सेस उनमें बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, दो पार्टिकल्स का बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है। गैसेस के केस में जो डिस्टेंस होगा दो पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होगा, और लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होता है। तो इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो रिजिड होते हैं। गैसेस जो होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और वो रिजिड नहीं होते, वो कंप्रेसिबल होते हैं, उनको आप कंप्रेस कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखने के लिए इस तरीके से सॉलिड्स को लिख सकते हो कि सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं,
वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते, वो बस अपनी मेन पोजीशन के अबाउट थोड़ा बहुत ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ओ से क्या हो गया, ऑसिलेशंस हो गई। एल इज फॉर लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस सॉलिड्स में सबसे कम होता है। और आई इज फॉर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, रिजिड होते हैं ना वो। तो अगर आप उन पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ, तब भी उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती। तो दैट इज़ वाई दीज आर इनकम्प्रेसिबल। पर जो गैसेज होती हैं उन पे जब आप प्रेशर लगाओगे तो आप उनकी वॉल्यूम चेंज प्रोड्यूस कर सकते हो, उनको आप कंप्रेस कर सकते हो। डी से सॉलिड्स की क्या होती है, एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स की आपको पता है डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती, और गैसेस के साथ उनका कोई दीन ईमान नहीं है, ना उनकी कोई डेफिनेट शेप है ना उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, फिर भी आपने क्लास नोट्स में ये सब कुछ नोट करना है। अब आप डिफरेंट फेजेस को, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, और लिक्विड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास गैस है तो गैस से आप लिक्विड भी बना सकते हो, और लिक्विड से आप सॉलिड भी बना सकते हो। अब सॉलिड से अगर आपने लिक्विड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लिक्विड से गैस बनानी है तो हीट करना पड़ेगा। गैस से लिक्विड बनाना है, लेट से आपके पास स्टीम है, स्टीम से आप लिक्विड वाटर ऑब्टेन करना चाहते हो, क्या करोगे, आप स्टीम को ठंडा करोगे, यू विल कूल इट डाउन, तो आपके पास लिक्विड वाटर मिलेगा। अब वाटर से अगर आपने आइस बनानी है तो और ठंडा करो। तो अगर सॉलिड से लिक्विड से गैस पे जाना है तो आपको हीटिंग करनी पड़ेगी, और गैस से लिक्विड से सॉलिड पे जाना है तो आपको कूलिंग करनी पड़ेगी। अब सॉलिड टू लिक्विड की जो कन्वर्जन है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज मेल्टिंग। और लिक्विड टू सॉलिड की जो कन्वर्जन है, वाटर से आइस जम गई तो ये प्रोसेस क्या हुआ, फ्रीज हो गई ना, वाटर फ्रीज हो गया, तो दिस इज फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस बनाया तो ये क्या हो गया, दिस इज वेपराइजेशन। और इवेपोरेशन। और गैस से आपने लिक्विड बनाया तो ये क्या हो गया, दिस इज कंडेंसेशन। स्टीम से वाटर बना लिया। ठीक है, आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस भी बना सकते हो। यहां से आप यहां भी जा सकते हो, और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, जब आप सॉलिड से डायरेक्टली गैस पे जाओगे, दिस इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आप लिख सकते हो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फेज इनटू गैसियस फेज विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज। इस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन बोलते हो। सिमिलरली आप गैस से सॉलिड भी बना सकते हो सीधा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज फ्रॉस्टिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो अगर आपने राइट की तरफ जाना है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाना है या सॉलिड से गैस में जाना है, तो आपको हीट करना पड़ेगा। और अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो यू हैव टू कूल इट डाउन। ओके, तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, एज मिक्सचर्स एंड एज प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और जो कंपोनेंट्स का रिलेटिव प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता। आप किसी भी प्रोपोर्शन में दो कंपोनेंट डाल के मिक्सचर बना सकते हो।
वाइल प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में या तो एक ही कंपोनेंट होगा, एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो उनको हम एलिमेंट्स बोल देंगे, या एक से ज्यादा कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो उनका अगर रिलेटिव प्रोपोर्शन फिक्स्ड है तो वो कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को मिक्सचर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। डिफरेंस क्या है, दोनों में रहते चाहे एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, बट इसमें प्रोपोर्शन फिक्स नहीं रहेगा, इसमें प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहता है। अब मिक्सचर्स कैन बी होमोजेनस, कैन बी हेट्रोजेनस। तो ये अब देखते हैं सारी टर्म्स एक एक करके। मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? A mixture contains particles of two or more pure substances which may be present in any ratio। जैसे आप सॉल्ट को, टेबल सॉल्ट विच इज NaCl, उसको वाटर में डाल दो। वाटर इज द प्योर सब्सटेंस, NaCl इज अ प्योर सब्सटेंस। तो जो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाऊंगा, जो मैं मिक्सचर बनाऊंगा, उसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स तो नहीं है। आपकी मर्जी है, आप 100 ग्राम्स वाटर में 1 ग्राम NaCl भी डाल सकते हो तो एक मिक्सचर बनेगा, या आप 100 ग्राम्स वाटर में 2 ग्राम्स NaCl भी डाल सकते हो या 3 ग्राम्स भी डाल सकते हो। तो कुछ NaCl और वाटर का प्रोपोर्शन फिक्स तो नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आप कितना कंपोनेंट ले रहे हो, कितना वाटर ले रहे हो, कितना NaCl ले रहे हो। तो ये जो बना है, दिस इज अ मिक्सचर। नाउ दिस मिक्सचर कैन बी होमोजेनस और कैन बी हेट्रोजेनस। होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मतलब क्या है? होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो थॉरली मिक्स हो जाते हैं। थॉरली मिक्स इनटू वन अनदर, मतलब एक बहुत यूनिफॉर्म सा सॉल्यूशन बना लेंगे। और हेट्रोजेनस में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरमिक्स नहीं होते। कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन द बल्क। अब जैसे NaCl सॉल्यूशन ले लो, नमक को पानी में घोल दो और सैंड को पानी में डाल दो। NaCl इन वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। तो मैंने एक ब्राइन सॉल्यूशन लिया विच इज NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब इसमें जो NaCl होगा ना, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ। तो ये जो मिक्सचर बना, दिस विल बी होमोजेनस इन नेचर। यही अगर आप सैंड डाल दो, मडी वाटर ले लो, तो आप इतना समझते हो सैंड तो डिजोल्व ही ना करती। नीचे की तरफ क्या होगा? जो सैंड का प्रोपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर आते जाओगे सैंड कम होती जाएगी। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, ये जो मिक्सचर बनेगा, दिस विल बी हेट्रोजेनस इन नेचर। ओके, दिस इज हेट्रो, दिस इज होमोजेनस। अब मिक्सचर्स में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड्स में हम देखेंगे एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। उनमें हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मिक्सचर्स के केस में आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। अब जैसे आपने ब्राइन सॉल्यूशन को सेपरेट करना है, वाटर को सेपरेट करना है फ्रॉम NaCl, क्या करोगे? वेपराइज करवा दो आप सारा वाटर, क्या बच जाएगा आपके पास? NaCl नीचे बच जाएगा, वाटर सारा का सारा वेपर बना लेगा और वेपर्स को आप कंडेंस कर लो तो आपको वाटर मिल जाएगा। तो आपने बाय मीन्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस
इस मिक्सचर को सेपरेट कर लिया है। ओके, सिमिलरली मडी वाटर को सेपरेट करना था, आप क्या करते, एक फिल्टर पेपर लेते और मडी वाटर को पास करवा देते, वाटर निकल जाता और सारी की सारी जो सैंड थी वो फिल्टर पेपर पे ट्रैप हो जाती। ठीक है, तो द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीजें आपने क्लास 9th 10th में पहले भी पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे बना है आपका सब्सटेंस, उन पार्टिकल्स का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा दैट विल बी फिक्स्ड। अब आप इस प्योर सब्सटेंसेस को दो तरीके से कैटेगराइज करते हो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हो, वो सब्सटेंसेस जिनमें कि एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स विल हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। अब जो पार्टिकल्स हैं एलिमेंट के, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एज एटम्स ऑल्सो, एज मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। समझने के लिए आप सोडियम मेटल ले लो। सोडियम मेटल में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, सोडियम एटम्स ही हैं, और ऑल ऑफ द सोडियम एटम्स विल बी आइडेंटिकल। तो सोडियम मेटल आपका क्या बन गया, एक एलिमेंट है। सिमिलरली कॉपर मेटल ले लो, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऑल ऑफ द एटम्स विल बी आइडेंटिकल। हीलियम गैस ले लो, हीलियम गैस क्या होगी, इट विल बी मेड अप ऑफ हीलियम एटम्स। ऑक्सीजन गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, नॉट एज ऑक्सीजन एटम्स, इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस, O2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो अगर मैं ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स देखूं, दोज विल बी मॉलिक्यूल्स, बट ये मॉलिक्यूल्स भी किससे बने हैं, आइडेंटिकल एटम से बने हैं। तो इनको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमो मीन्स सेम, तो जो जितने भी इस मॉलिक्यूल में एटम्स हैं, बेसिकली 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो वो होमोन्यूक्लियर हो गए। सिमिलरली ओजोन, ये भी ऑक्सीजन ओजोन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये भी क्या होगा, इसको आप एलिमेंट ही लोगे, दिस विल नॉट बी अ कंपाउंड। आप सोचो ओजोन गैस जो है इट इज एग्जिस्टिंग एज O3 मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं दोज आर कंप्लीटली आइडेंटिकल, तो ये भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। ये क्या होगा, डाई एटॉमिक। ये क्या होगा, ट्राई एटॉमिक। एटॉमिसिटी तो आपने पढ़ा होगा ना, तो एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो O2 विल बी डायटोमिक, O3 विल बी ट्राइएटॉमिक। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन गैस लेता, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो नाइट्रोजन गैस के जो पार्टिकल्स हैं N2 मॉलिक्यूल्स होंगे, और N2 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, वन टाइप ऑफ एटम, तो ये भी क्या होगा, एलिमेंट आएगा। ओके, कंपाउंड में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रेजेंट होते हैं, दे कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशियो। तो आपके पास कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स रहेंगे, और कंपोनेंट्स का रिलेटिव प्रोपोर्शन फिक्स्ड होगा, रिलेटिव रेशियो फिक्स्ड होगी। और जब 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल कंबाइन इन अ डेफिनेट रेशियो, तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप कंबाइन करवाओ, क्या बनेगा आपके पास, वाटर बनेगा। अब वाटर आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लो, रेन वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, जब आप इसका केमिकल एनालिसिस करोगे आपको हमेशा ये दिखेगा कि वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आप इनको फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे उनको आप फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट कर सकते थे। ये वाटर आपका एक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है। अब आपने इस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है। क्या आप बाय मीन्स ऑफ बॉइलिंग सेपरेट कर सकते हो? वाटर को आप बॉयल करवाओ, क्या आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगी? कभी भी ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने कंपाउंड को ब्रेक करना है इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप फिजिकल प्रोसेस से कभी भी सेपरेट नहीं कर पाते।
वाटर को ब्रेक करने के लिए इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या करना पड़ता था आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन करवानी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा बिजली इसमें से पास करवानी पड़ती थी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवाते थे आप, तब जाके वाटर जो है वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक होता था। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस, ये क्लियर है। फिर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाईली हाईली कंबस्टिबल, सबसे ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू रहती है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ऑक्सीजन क्या है? इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। जो वाटर है ना वो कंबस्टिबल है, ना उसको आग लगती है, ना वो सपोर्टर है कंबस्शन का, ना वो कंबस्शन सपोर्ट करता है। इनफैक्ट ये तो आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने दिमाग में रखनी है। आपने वैसे जूनियर क्लासेस में भी ये सारे पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपने नोट्स में नोट कर लेना है सारा कुछ। फिर हम आगे देखते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं शायद आप लोगों ने ना पढ़ी हो। एलोट्रॉप्स तो आपने पढ़ा हुआ है, एलोट्रॉपी पढ़ी हुई है क्लास 10th में। क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होती हैं उनको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स in which an element can exist, उनको आप एलोट्रॉप्स बोलते हो। फिनोमिना को एलोट्रॉपी बोलोगे। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पक्का से पढ़े हैं। कार्बन जो है आपका वो बड़ी सारी फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? डायमंड में करता है, ग्रेफाइट में करता है। डायमंड ग्रेफाइट कार्बन से ही बने हैं और कुछ भी नहीं है इनमें, बस इनका फिजिकल अरेंजमेंट एटम्स का, पार्टिकल्स का अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफर कर जाती हैं। तो ये जो इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं ये हम नेक्स्ट ईयर सॉलिड स्टेट क्लास 12 का चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फिलरेंस, कोल, कोक। डायमंड देखो कितना महंगा होता है और कोल कोक कितने सस्ते होते हैं। डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बने सारे कार्बन के ही हैं। तो देखो स्ट्रक्चर चेंज होने से फिजिकल फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। कोल, कोक, कार्बन ब्लैक, तो ये सब डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। ये जो फॉर्म्स मैंने लिखी हैं दीज आर क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है? ये होती हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। और ये जो मैंने फॉर्म्स लिखी हैं दीज आर एमॉर्फस। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? देखो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सब्सटेंसेस, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा। जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं दे हैव वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एमॉर्फस में कोई ऐसा वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता। नो वेल डिफाइंड पैटर्न। जैसे डायमंड में देख लो, आपको डायमंड का स्ट्रक्चर पता होगा, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में क्या होता है? ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो पूरा लेटस में आप कहीं पे भी चले जाओ, डायमंड में आप कहीं पे भी देख लो, हर एक कार्बन एटम के आसपास 4 कार्बन एटम्स होंगे, और ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम के पास
3 डिफरेंट कार्बन एटम्स होंगे। तो इसका तो जो अरेंजमेंट आता था वो एक टेट्राहेड्रन की तरह आता था, और ग्रेफाइट का क्या आता था, एक प्लेनर अरेंजमेंट आता था। ऐसे फिल्ड्रेंस में भी वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहता है। वाइल इन द केस ऑफ कोल, कोक और कार्बन ब्लैक, कार्बन के जो पार्टिकल्स होंगे, कार्बन के जो एटम्स होंगे, उनका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, बिल्कुल रैंडमली प्लेस्ड होते हैं। तो ये आपकी एमॉर्फस फॉर्म्स बनती हैं और ये आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स बनती हैं। एलोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे एलोट्रॉप्स हैं। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में जब आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको एलोट्रॉप्स बोलते हो, एंड दिस फिनोमेना विल बी नोन एज एलोट्रॉपी। ठीक है, ये सिर्फ कार्बन ही नहीं शो करता, और बहुत सारे एलिमेंट शो करते हैं। जैसे फॉस्फोरस भी शो करता है, फॉस्फोरस भी एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे वाइट फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है। सिमिलरली सल्फर भी एक से ज़्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, प्लास्टिक सल्फर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे, बट इन टर्म्स के बारे में हमें पता रहना चाहिए। ओके, तो एलोट्रॉप्स तो आपने पहले पढ़ा होगा। सिमिलर टर्म है पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ये आपने टर्म पहले नहीं पढ़ी होगी। एलोट्रॉपी शो करते हैं एलिमेंट्स। जब एक कंपाउंड कोई एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स बोलते हैं, या और इस फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉली मीन्स मोर देन वन, और मॉर्फ क्या होता है, मॉर्फ इज शेप। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हो, स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, शेप स्टडी करते हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म आप टर्म पढ़ के बता सकते हो कि substances which can exist in more than one physical forms या which can have more than one structure, those will be known as polymorphs, and this phenomena will be known as polymorphism. So the compounds या substances existing in more than one physical forms will show polymorphism. ये नोट करते रहना आप सब लोग डेफिनेशंस। जैसे मार्बल होता है, मार्बल केमिकली क्या है, CaCO3 होता है। अब मार्बल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, होते सारे के सारे केमिकली सेम है CaCO3, बट फिजिकल फॉर्म्स उनकी डिफरेंट होती हैं। जैसे कुछ कैल्साइट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ आर्गनाइट में करते हैं, ये डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं। तो ये बेसिकली मार्बल की क्या बनेगी, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स बनेंगी। सिमिलरली जिंक सल्फाइड के साथ भी ऐसा होता है। जिंक सल्फाइड भी 2 फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर सॉलिड स्टेट में। एक है वर्टजाइट और दूसरा है जिंक ब्लेंड। दोनों की केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम रहती है, एक जिंक आयन के साथ एक सल्फाइड आयन ही एसोसिएटेड होता है, बट स्ट्रक्चर दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। सिमिलरली मार्बल के साथ भी तो ऐसा होता है ना, इतने टाइप के मार्बल्स होते हैं, मकराना मार्बल, नर्मदा मार्बल, कोई शाइनी होता है, किसी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन फिजिकल स्ट्रक्चर्स उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। दीज विल बी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट, जो कि नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में आएगा। अब नेक्स्ट टर्म है आइसोमॉर्फिज्म, बहुत ज़्यादा सिमिलर है पॉलीमॉर्फिज्म से। आप देख सकते हो आइसो का मतलब क्या है, आइसो इज सेम, मॉर्फ क्या है, स्ट्रक्चर। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, तो वो सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमिलर अरेंजमेंट of particles, those will be known as
isomorphs phenomena will be known as isomorphism. जैसे वाइट विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल और एप्सम सॉल्ट, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है तो ये आइसोमॉर्फ्स बनेंगे. वाइट विट्रियोल क्या होता है? ZnSO4.7H2O. ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O. और एप्सम सॉल्ट क्या होता है? दिस इज MgSO4.7H2O. ओके, तो इन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर आता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ्स. नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपी. हाइग्रोस्कोपी क्या होती है? कुछ सब्सटेंसेस को जब आप ओपन एयर कंडीशंस में प्लेस करते हो तो वो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिल जाते हैं. तो यही जो टेंडेंसी है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दिस इज नोन एज हाइग्रोस्कोपी. तो द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब moisture from the atmosphere दिस इज नोन एज हाइग्रोस्कोपी. और जो सब्सटेंसेस ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कहा जाता है. एग्जाम्पल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, NaOH, कैल्शियम क्लोराइड. जब अगर आप इनको ओपन कंडीशन में छोड़ दोगे तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एनहाइड्रस CuSO4 का तो आपको पता होगा. एनहाइड्रस का मतलब ये रहता है विच इज डिवॉइड ऑफ वाटर, जिसमें कुछ भी पानी प्रेजेंट नहीं है. तो आपने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को मॉइस्ट एयर में रख दिया. ये क्या करेगा? एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दीज आर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. और ये जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स बनते हैं दीज आर ब्लू इन कलर. तो आपका वाइट कॉपर सल्फेट एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके नीला पड़ जाता है. पहले वाइट था, मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ब्लू कलर का होता है. ये ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. ये जो .5H2O लिखा है इनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा पक्का. वॉशिंग सोडा में भी होता है. वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O. जिप्सम में भी होता था, POP में भी होता था. आपने सब क्लास 10th में पढ़ रखा है. सिमिलरली NaOH के साथ भी ऐसा होता है, CaCl2 के साथ भी ऐसा होता है. अब NaCl टेबल सॉल्ट जो होता है, हम अगर उसको मॉइस्ट एयर में रख दें वो क्या होता है? सिल जाता है ना. बट मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि NaCl इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, ये मॉइस्चर नहीं एब्जॉर्ब करता. फिर हमारा टेबल सॉल्ट क्यों सिल जाता है? हमारे टेबल सॉल्ट में मेन कंपोनेंट तो यही रहता है NaCl, बट उसके साथ साथ कुछ MgCl2 भी रहता है और कुछ CaCl2 भी रहता है. तो ये तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण आपका टेबल सॉल्ट ओवरऑल सिल जाता है. ठीक है, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक. ये हम अभी नेक्स्ट टर्म जो देखेंगे कि इनको हम एग्जैक्टली हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं डिलिक्विसेंट. एक डिलिक्विसेंस फिनोमेना होता है. ये हाइग्रोस्कोपिक की लिमिट है. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इतने ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि अगर आप उन्हें सॉलिड फेज में रखोगे ना, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे एयर से, और अल्टीमेटली सॉल्यूशन ही बना लेंगे. हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स की जगह उन्होंने सॉल्यूशन ही बना लिया है बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम एयर. तो such substances which have the tendency to absorb so much moisture that they turn into solution phase, saturated solution
दोज विल बी नोन एज डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस, और इस टेंडेंसी को डेलिक्विसेंस बोल देते हैं। तो दिस इज लिमिट ऑफ हाइग्रोस्कोपी। अब जैसे LiCl, CaCl2, MgCl2 इतना ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं ना कि अगर आप इन्हें ओपन एयर कंडीशन में छोड़ दो, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर्ड फॉर्म में इनको छोड़ोगे, और काफ़ी समय के बाद आप क्या देखो कि ये तो सॉल्यूशन बना के बैठ गए हैं अपना, ठीक है, इतना ज़्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो दीज 3 सॉल्ट्स आर हाईली डिलिक्विसेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होता है? कुछ सब्सटेंसेस जो कि ऑलरेडी हाइड्रेटेड होते हैं, कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं जो कि अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करने शुरू कर देते हैं अगर हम उन्हें ओपन कंडीशंस में छोड़ दें। तो एफ्लोरेसेंस विल बी द टेंडेंसी of the hydrated salts to lose their water of crystallization when kept in open। तो इस फिनोमेना को, इस टेंडेंसी को हम एफ्लोरेसेंस बोल देते हैं। कौन एफ्लोरेसेंस शो करता है? Na2CO3.10H2O भी शो करता है, Na2SO4.10H2O भी शो करता है। ये तो क्या होता है आपका वॉशिंग सोडा, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। वॉशिंग सोडा को जब आप ओपन कंडीशन में छोड़ दोगे ना, सॉरी दिस इज 10H2O, इस वॉशिंग सोडा को अगर आप ओपन कंडीशन में छोड़ोगे तो ये अपने कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म से मोनोहाइड्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जिसने लूज कर दिए, दिस वाज डेकाहाइड्रेट फॉर्म। डेका मीन्स 10, दिस इज मोनोहाइड्रेट फॉर्म। तो जब ऐसा हो जाएगा, ये डेकाहाइड्रेट से मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, तो इसकी जो वॉशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिटीरियोरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वॉशिंग सोडा फिर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी टर्म्स जितनी भी मैंने अभी तक बताई हैं आपको पता होनी चाहिए। चलो अभी छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं कि हमने ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करना है एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो देखते हैं एक एक करके। मिल्क क्या होता है? मिल्क प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है? मिल्क तो पता ही है हमें, मिक्सचर होता है ना। फैट्स वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं। दूध वाला और ज़्यादा पानी डाल के देते हैं, आपको पता नहीं लगेगा, तो वो तो उसमें फैट और वाटर की जो कॉम्पोजिशन है वो तो वेरी हो सकती है ना। तो दिस इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, दिस इज अ मिक्सचर। डिस्टिल्ड वाटर क्या है? H2O है, प्योर, फिक्स्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन, तो दिस विल बी अ प्योर सब्सटेंस। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपको पता है, तो दिस इज मिक्सचर। डायमंड क्या होता है? डायमंड तो अभी हमने देखा ना, कार्बन की फॉर्म है, कार्बन ही होगा इसमें सारा, तो दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। 22 कैरेट गोल्ड क्या होगा? 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है। 22 कैरेट में ऑब्वियसली कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, तो दिस विल बी अ मिक्सचर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो आप समझ सकते हो ये तो क्या है, वाटर और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर हो गया ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप यूज करते हो एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? जो एक्सेस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे क्या होता था, आप NaHCO3 बेकिंग सोडा यूज करते थे एज एन एंटासिड, क्योंकि वो स्लाइटली बेसिक रहता था। MgOH ट्वाइस भी, ये भी स्लाइटली बेसिक रहता है, तो ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। आयोडीन वेपर्स I2 है, ये तो प्योर सब्सटेंस है। कोक, कोक जो कार्बन की फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है।
प्रोवाइडेड इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए और कोई सैंड वगैरह नहीं होनी चाहिए। एनहाइड्रस ZnSO4, ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी अ प्योर सब्सटेंस। चौक, चौक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम सल्फेट भी होता है, सैंड वगैरह भी रहती है, तो ये तो मिक्सचर बनेगा। और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती हैं वो तो आपको पता ही है। सॉफ्ट ड्रिंक्स और प्योरिटी दोनों इकट्ठे ना ही यूज़ करो तो अच्छा है, तो दिस विल बी अ मिक्सचर। ठीक है, तो देखो हमारे प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से निकल के आए हैं। डिस्टिल्ड वाटर, डायमंड, आयोडीन वेपर्स, कोक। कोक प्रोवाइडेड कि इसमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कार्बन के पार्टिकल्स। एयर, ओ सॉरी, एयर नहीं है, जेड एनहाइड्रस ZnSO4, तो ये है। ठीक है, बाकी सारे मिक्सचर्स हैं। ये हो गया, तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज को आप दो तरीके से क्लासिफाई करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको कि आप ऑब्जर्व करते हो या मेजर करते हो विदाउट चेंजिंग द या विदाउट डिस्टर्बिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी रहती हैं कि जो केमिकल चेंज प्रोड्यूस करने पे ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे, तो दोज विल बी नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो physical properties will be the properties of the matter which can be measured or observed without changing the identity or composition of the substance, तो उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जैसे कलर, वो तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लोगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मेल्ट करवाना है आपने, बॉयल करवाना है, तो आप थर्मोमीटर से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप इजीली डिटर्मिन कर लोगे। तो ये तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनमें आपको सब्सटेंस को केमिकली डिकम्पोज नहीं करवाना पड़ता, कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं करवानी पड़ती। बट कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जैसे कि आपने एसिडिटी मेजर करनी है किसी बेस की, या बेसिसिटी मेजर करनी है किसी एसिड की, या कंबस्टिबिलिटी मेजर करनी है किसी सब्सटेंस की। अब कंबस्टिबिलिटी अगर मेजर करनी है तो आपको उसको बर्न करना पड़ेगा, कंबस्शन करवानी पड़ेगी। कंबस्शन इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो the properties which require a chemical change to occur for their measurement, those will be chemical properties। एग्जाम्पल्स ये है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अब प्रॉपर्टीज को हम मेजर कैसे करते हैं, देखो हमने 7 बेस यूनिट्स डिफाइन किए हैं। हम पहले तो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, SI यूनिट्स। तो SI यूनिट्स में 7 बेस क्वांटिटीज हैं। उन 7 बेस क्वांटिटीज के 7 यूनिट्स हो जाएंगे। जैसे सेकंड किसका है, टाइम का। केजी किसका है, मास का। मोल किसका है, अमाउंट ऑफ मैटर का। कैंडेला किसका है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा ये। केल्विन है टेम्परेचर का। एम्पियर है करंट का, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो एम्पियर और कैंडला हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सब हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। एम इज़ फॉर लेंथ, मीटर लेंथ का यूनिट है। तो इनके बारे में आपने फिजिक्स में वैसे भी पढ़ लिया है, तो ये चीज़ हम लोग दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको पता है 1 सेकेंड कैसे डिफाइंड है, केजी कैसे डिफाइंड है, मोल कैसे डिफाइंड है, एंड सो ऑन। तो सबकी डेफिनेशंस आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी और अभी फिजिक्स में भी पढ़ी हैं। तो दिस इज सेकेंड, दिस इज किलोग्राम, दिस इज मोल, दिस इज कैंडेला, दिस इज केल्विन, एम्पियर एंड दिस इज मीटर्स। तो सारी क्वांटिटीज के आपको यूनिट्स पता होने चाहिए। अब कुछ प्रीफिक्सेस भी हम यूज करते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, वो आपने
याद रखने हैं। सेंटी, डेसी, डेका, किलो, मेगा, गिगा, टेरा। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। Centi is 10 raised to the power minus 2. Milli is 10 raised to the power minus 3. Micro is 10 raised to the power minus 6. Nano is 10 raised to the power minus 9. Pico is 10 raised to the power minus 12. एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बताए हुए हैं मैंने। इसके अलावा एंगस्ट्रॉम भी यूज़ करते हैं, तो दैट इज 10 raised to the power minus 10 meters. Femto is 10 raised to the power minus 15. Deci is 10 raised to the power minus 1. डेका इज 10 raised to the power 1. इसको DECA भी मोस्टली हम लिखते हैं, DECA. एंड माइक्रो इज MICRO. ओके। हेक्टो हम ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं करते, हेक्टा. देन किलो इज 10 raised to the power 3. मेगा इज 10 raised to the power 6. गीगा इज 10 raised to the power 9 एंड टेरा इज 10 raised to the power 12. इतना तो आपको पता हो, ये प्रीफिक्सेस जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये तो आपको पता रहने चाहिए. अगर सारे याद हैं तो बहुत अच्छी बात है. अब नेक्स्ट देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वाइडली यूज्ड क्वांटिटीज़. अब जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे केमिस्ट्री में, उनकी मेजरमेंट हम किन यूनिट्स में करते हैं वो देखते हैं. मास और वेट, ये दोनों टर्म्स तो अलग हैं बट फिर भी इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं. मास क्या है एक्चुअल में? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट जो कि कांस्टेंट रहता है. आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ. वेट क्या होता है? वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, जो कि वेरी होती रहेगी. तो वेट वेरी होता रहेगा डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज पे. फिर भी हम इंटरचेंजेबली इनको यूज़ करते रहेंगे. कहीं हम एटॉमिक मास बोल देंगे, कहीं हम एटॉमिक वेट बोल देंगे, तो उसका मतलब सेम ही रहेगा. चलो, यूनिट ऑफ मास. ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या रहता है? दैट इज किलोग्राम. और 1 kg is equal to 1000 grams. 1 gram is equal to 1000 milligrams. 1 kg will be equal to 10 raised to the power 6 milligrams. तो ये सारी इंटर कन्वर्जन आपको पता रहनी चाहिए. ठीक है. मिलीग्राम बहुत ही छोटा यूनिट है, ग्राम थोड़ा बड़ा है और केजी थोड़ा और बड़ा है. केजी से भी बड़ा होता है, जैसे 1 क्विंटल is 100 kgs. 1 ton is 1000 kg. अब वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होगा? इट इज़ मेजर्ड इन, SI यूनिट इज मीटर क्यूब. दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन लीटर्स. दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज ऑल्सो मेजर्ड इन ml. तो सबका पता रहना चाहिए आपको. 1 meter cube is equal to 10 raised to the power 6 centimeter cube. और 1 centimeter cube और 1 ml इक्वल होता है. 1 लीटर में कितने ml होंगे? 1000 ml. तो ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. अब सेंटीमीटर क्यूब आप कैसे विजुलाइज करोगे? 1 सेंटीमीटर कितना सा होता है? इतना सा होता है. तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाओ. 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, छोटा सा क्यूब बनेगा. अब इस क्यूब से आप पानी भरो और आप इसको बिस्लरी की एम्प्टी बॉटल में डालो. 1 लीटर की आपने बिस्लरी की खाली बॉटल ले ली. अब कितनी बारी आपको इस क्यूब को पानी भर भर के डालना पड़ेगा इन द बिस्लरी बॉटल ताकि वो ऊपर तक भर जाए? तो आप ऐसे पागलों की तरह लगे रहोगे, 1000 बारी ऐसे भरोगे, तब जाके आपका 1 लीटर बनेगा.
तो 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी आपको एक फिजिकल फील रहनी चाहिए। अब 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स रहेंगे? 1 मीटर क्यूब विल हैव 1000 लीटर्स। अब 1 मीटर का एक क्यूब बनाते हैं। 1 मीटर इतना होगा, एक्चुअली मैं थोड़ा पीछे होकर बताता हूँ। इतना होगा 1 मीटर। अब ऐसे ही आप 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एक क्यूब बना लो जिसकी कि तीनों एजेस 1 मीटर के इक्वल हैं। अब आपके पास एक बड़ी सी टंकी बन गई। अब इसमें आपने पानी डालना है बाय यूजिंग 1 लीटर बिस्लरी बॉटल। अब आप कितनी बॉटल्स ऐसी डालोगे ताकि ये पानी की टंकी भर जाए? 1000 बार ही आपको डालनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 लीटर्स। और ये 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब थे? एक छोटा सा हमने क्यूब लिया था। इस क्यूब से अगर हमने बिस्लरी की बोतल भरनी है तो कितनी बारी हमें पानी डालना पड़ रहा था? 1000 बार। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब वॉल्यूम्स को हम मेजर कैसे करते हैं? यूजिंग दीज ब्यूरेट्स, पिपेट्स, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, ये सिलेंडर होता है ऐसा जिसमें कि मार्किंग्स लगी रहती हैं। ये ब्यूरेट होती है, इसमें भी मार्किंग्स लगी रहती हैं, और नीचे की तरफ एक टैप होती है। तो इस टैप को आप ओपन करके जितना भी आप सॉल्यूशन गिराना चाहते हो अपने सिलेंडर में या फ्लास्क में कलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। और पिपेट स्टैंडर्ड साइजेस की आती है, 25 ml की भी होती है, 10 ml की भी होती है, 5 ml की भी होती है। तो ये बहुत कम सॉल्यूशंस जब हमें चाहिए होते हैं, बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट चाहिए होती है, तो हम पिपेट्स यूज़ करते हैं। तो इनका पता रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ मास, इसको रो से डिनोट करते हैं हम, मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट, इट इज़ केजी। और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा? ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी विल बी केजी पर मीटर क्यूब। पर फिर भी हम मोस्टली डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे अगर मैं वाटर की डेंसिटी पूछूं तो 1000 kg पर मीटर क्यूब आती है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। और इसी को ही अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल ऑलवेज बी मोर कन्वीनियंट। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, इतना डायमेंशनल एनालिसिस आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो SI यूनिट है दैट इज केल्विन। कैपिटल K से डिनोट करते हैं इसको। और भी टेम्परेचर के यूनिट्स क्या रहते हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सबको इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपने केल्विन में निकालना है तो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इतना कर दो तो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर आ जाएगा। तो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर इन केल्विन्स। अब डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम डिग्री सेल्सियस तो क्या करोगे? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो हम मोस्टली केल्विन में बहुत इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये सारी क्वांटिटीज जितना भी मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था। आप प्रॉपरली नोट्स बना लेना। सब कुछ बेसिक आपने मोस्टली सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, थैंक यू।